आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा की परिभाषा हमने लिखा है, आइए हम आप लोगों को बताते हैं। कह रहे हैं इसमें लिखा क्या गया है कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को, जितने भी व्यंजन होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं, जो है स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन, इन सब के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, यानी उसके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, जब उन व्यंजनों के साथ हम स्वर का योग करते हैं, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है, यानी तब जाकर के तब स्वर का, उस स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में निकल के आता है, उसे ही मात्रा कहते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखें, जैसे कि अनेक, अ तो लिख दिए, ये पता ही स्वर। मात्रा, इसकी मात्रा तो ये हो गई अ। अब ये अगर हम कमल लिखें तो क लिखे हैं, क आधा लिखे हैं, और पूरा जब अ की मात्रा ये लगाएंगे तो ये पूरा जाकर के क बनता है। या काम अगर हम लिख दें, का, क पे आ की मात्रा, तो यहाँ पे जो मात्रा का जिस रूप में ये आ रहा है, यही डबल आ, अ और आ मिलकर के। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, उसके उच्चारण को, उसके प्रोनाउंसिएशन को स्पष्ट करने के लिए, जब उनके साथ स्वर का योग होता है, देख रहे हैं स्वर का योग हो रहा है ना स्वर का योग। तो जब स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप, यानी तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है, उसे ही मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए नदी, नदी देखा, नदी द है हलंत, और इसमें जो बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो बड़ी ई की मात्रा देखो ये लगी ना। तो वही कह रहा है कि जिस रूप में आई, यही मात्रा हो गई, यही क्या हो गई, मात्रा हो गई। अभी यहाँ से न से अगर हम अ हटा दें, ये अ, और इसकी मात्रा इस तरीके से लगती है, तब जाकर के यह हमारा न बनता है। बिना स्वर के व्यंजन उच्चरित नहीं हो सकते, तो उच्चरित हुआ कैसे, ये स्वर मिल करके, और ये जो स्वर मिला है, इसकी मात्रा कैसे लगी है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो नोट में क्या है, मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजन की नहीं। मात्राएं किसकी होती हैं, किसी व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, किसकी होती है, स्वरों की सिर्फ मात्राएं होती हैं। मात्राएं जो होती हैं वह मात्राएं तीन प्रकार की होती हैं। एक एकमात्रिक होता है, जिसमें सिर्फ एक मात्रा का प्रयोग होता है। एक द्विमात्रिक होता है, जिसमें दो मात्राओं का प्रयोग होता है। और एक त्रिमात्रिक होता है, जिसमें तीन मात्राओं का प्रयोग होता है। त्रिमात्रिक स्वर जो होते हैं वह अक्सर संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप लोग ओम पढ़े होंगे, वह तीन की तरह बनता है त्रिमात्रिक। और द्विमात्रिक, जिसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, उसी को ही हम लोग द्विमात्रिक के नाम से जानते हैं। आप लोगों को हमने वीडियो यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्ट कर दिया है। और जो एक मात्रिक, जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, अक प्रत्याहार अ ई उ री, यही हमारे मूल स्वर हैं। इन्हीं ही मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, या फिर एकमात्रिक स्वर। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग बता देंगे ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर। अक प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ड आएंगे उन्हें हम ह्रस्व, मूल या फिर एकमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक, ह्रस्व का ही दीर्घ रूप हुई, हमारा दीर्घ कहलाता है, दीर्घ स्वर। प्लुत, त्रिमात्रिक स्वरों को दीर्घ। वैदिक, अब एक नोट पॉइंट ये भी होता है कि जो प्लुत है हिंदी भाषा में, वह वैदिक भाषा में, जो वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। यानी प्लुत स्वर का जो त्रिमात्रिक स्वर है, इसका वैदिक भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। अब हम लोग ये चार, ये हमारे जो है चार इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अनुनासिक, अनुनासिक शब्द, जैसे ये चंद्री, आपने चंद्र और चंद्री, चंद्र ये है और चंद्री, चंद्र बिंदु यही है, ठीक है। तो ये जो चंद्र बिंदु, यही को अनुनासिक वर्ण, ऐसे स्वरों का, यानी जो अनुनासिक स्वर, जो अनुनासिक नाक से जो उच्चरित होते हैं, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह, इससे होता है। ऐसे स्वरों का, ये जो होते हैं नाक यहाँ से और मुंह दोनों से होता है। उच्चारण में लघुता रहती है, लघुता मतलब बहुत ही ज्यादा समय लगता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा समय रहता है। जैसे गांव, गांव, दांत, आंगन, आंगन, लगना है, लघुता, लघुता ले जानी पड़ेगी, थोड़े देर तक उसे उच्चरित करना पड़ेगा। ऐसे स्वर को अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो अनुनासिक स्वरों का उच्चरित कहां से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नाक और मुंह से जो है किसका किसका उच्चारण होता है, अनुनासिक वर्डों का। क्वेश्चन पूछ सकता है, नाक और मुंह से उच्चरित होने वाले शब्द अनुनासिक, अनुस्वार, निरनुनासिक, विसर्ग, ह्रस्व, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शंस दे देंगे, तो आप लोग तुरंत मार दीजिएगा अनुनासिक। अनुनासिक मतलब नासिक से समझ लीजिएगा कि वह नाक से उच्चरित होने वाला है, और जो है नाक और मुंह दोनों से उसका उच्चारण होता है। आते हैं हम लोग अनुस्वार पर। अनुस्वार पर, अनुस्वार आप लोग देखते हैं, अनुस्वार अंग और अ,
अंग को अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। जो अनुस्वार होता है यह किसके बाद आता है? यह हमेशा स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। अब देख लो यहीं पे स्वर के बाद देखो आया ना। तो स्वर के बाद जिसकी ध्वनियां नाक से निकलती हैं, यहाँ पे जो अनुनासिक था, अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से निकल रहा था, लेकिन अनुस्वार जो है उसकी ध्वनियां सिर्फ कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। ये ध्यान रखिएगा, अनुस्वार की कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। जैसे अंग, अंग, अंगूर, कंकड़ इत्यादि, ये सारे जो है हमारे अनुस्वार हैं। देखो अंग, अंग, लेकिन ये भी गांव, देखिए मुंह, गा, मुंह भी ओपन कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा, मतलब लघुता लघुता तो हो ही रही है, लघुता के साथ साथ नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। आंगन, आंगन, मुंह को भी आपका आंगन नहीं बोल पाओगे, सिर्फ नाक का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अंग, अंग, अंगद, अंगूर, अंगूर, कंकड़, दिख रहे हैं। तो जो अनुस्वार होते हैं उनका कहाँ से उच्चारित होता है? वह नाक से होता है। जबकि अनुनासिक वर्ड जो होते हैं, अनुनासिक वह नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होता है। और अनुनासिक को बोलने में हमारा ज्यादा समय लगाना पड़ता है, लघुता रहती है। अब आ जाते हैं निरनुनासिक। अनुनासिक और निरनुनासिक में डिफरेंट देख लीजिए। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्डों को निरनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक वर्ड क्या होते हैं? जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। लेकिन निरनुनासिक जो होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ किससे? केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्डों को ही हम लोग निरनुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, इधर, इधर नाक का इस्तेमाल हो नहीं, उधर आप नाक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, घर इत्यादि, ये सारे वर्ड जो है निरनुनासिक। मतलब निरनुनासिक का मतलब सीधे सीधे समझे निर्जल, जहां पे जल उपस्थित ना हो, तो ये नी से नहीं से समझ लीजिएगा। निरनुनासिक मतलब जहां पे नाक का इस्तेमाल, जिस वर्ड को बोलने में, जिस सस्वर को बोलने में नाक का इस्तेमाल ना हो, ऐसे वर्डों को हम लोग निरनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक ऐसे वर्डों को बोलने में जिनको बोलने में नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल होता है, उन्हें हम अनुनासिक वर्ड कहते हैं। इनको अनुनासिक वर्डों को बोलने में थोड़े सा ज्यादा समय का प्रयोग करना पड़ता है। अब आ गए हम लोग विसर्ग पर। विसर्ग, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आते हैं। जैसे अनुस्वार जो था किसके बाद आता था? जो अनुस्वार थे वह स्वर के बाद आते थे। उसी तरीके से विसर्ग भी जो होते हैं, विसर्ग भी क्या होते हैं? स्वर के बाद आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विसर्ग भी अनुस्वार की तरह स्वर के बाद आते हैं। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जो अनुस्वार विसर्ग है, इसका उच्चारण कैसे होता है? ह की तरह होता है। जैसे आप लोग देख लो, ये सॉरी एग्जाम्पल गलत लिख दिए हैं। जैसे विसर्ग में मन धन कामना, मन धन कामना, मन धन कामना, मन धन कामना, मन कामना। और ये हो गया पयः धन पान, पयः धन पान, पयः पान, पयः पान। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप सभी लोगों को समझ। अनुनासिक वर्ण ऐसे वर्ण, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ड ऐसे वर्ड जिनको बोलने में हम लोग नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अनुनासिक वर्ड कहते हैं। और अनुस्वार, इसको बोलने में सिर्फ नाक का इस्तेमाल होता है। निरनुनासिक वर्ड जिनको बोलने में नाक का नहीं बल्कि मुंह का इस्तेमाल होता है। विसर्ग, इसका जो है हा की तरह होता है। यह भी स्वर के बाद ही आते हैं, यह व्यंजन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।